आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट एशिया का भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर यूं कहें मॉडल पेपर, जो कि 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, इस पेपर को हल्के में लेने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मैं बता दूं, ये पेपर बनाया गया है हमारे भूगोल विषय के बेस्ट टीचर द्वारा और इसके अंदर पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं निबंधात्मक, अतिलघुरात्मक। जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है उसी तरह से इसे मॉडिफाई किया गया है, तो इसे हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। एक बार इसे जरूर कंप्लीट याद कर लीजिएगा, क्या पता यही क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, फुल गारंटी में सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये पेपर पढ़ लिया तो आप फेल कभी नहीं हो सकते बीए के अंदर, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपने सारे क्वेश्चन निबंधात्मक रट लिए तो फिर आपको फेल कोई नहीं कर सकता। देखिए, मैं मान रहा हूँ कि आप यार ऐसे कैसे दावे कर सकते हैं पास होने के। देखिए, पास होने के दावे हर कोई कर सकता है बीए में, कोई जरूरी नहीं है। बात मेरिट की होती है, मेरिट हर कोई नहीं बना सकता, पास तो हर कोई हो जाता है बीए के अंदर। तो और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ये मैं बता दूँ फिर से, आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो देखिए, जिस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है उसी तरह से इसको मॉडिफाई किया है। सबसे पहले हमारे पेपर में क्वेश्चन फर्स्ट आता है, जिसके अंदर हमें कुछ स्थान दिए होते हैं कि इसे विश्व के मैप में दर्शाना है। तो देखिए, इसी में भी इस प्रकार है, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है ए क्वेश्चन, आपके दिए गए एशिया के मानचित्र में किन्हीं 10 को अंकित करना है, स्थान दिए हुए हमें स्थित करना है। सबसे पहले था तारिम बेसिन कहां पर स्थित है एशिया के मैप में। तो देखिए, एशिया का मैंने मैप में आपको दर्शा रखा है, ये देखिए फर्स्ट है हमारा तारिम बेसिन। तो देखिए, चाइना दिख रहा है आपको, चाइना के पश्चिम तरफ जो आपको दिख रहा है तारिम बेसिन, इस वाले इलाके को तारिम बेसिन कहते हैं। हैशटैग मैंने 1 लगा रखा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तारिम बेसिन कहाँ पे स्थित है? तारिम बेसिन चाइना में पश्चिमी साइड स्थित है। सेकंड हमारा आता है अर्कान योमा कहाँ पर स्थित है। देखिए, अर्कान योमा एशिया के मैप में देखिए, अर्कान योमा जो हमारा म्यांमार है, बुर्मा है, उसमें अर्कान योमा स्थित है। कहाँ पे है? यहाँ पे बुर्मा में। तो याद रखिएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा समय ना गवाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूराइल या फिर क्यूरलाइन द्वीप कहाँ पर स्थित है? देखिए, क्यूरलाइन द्वीप एक विवाद वाला द्वीप है, जो कि रशिया और जापान का विवाद वाला द्वीप है। लेकिन ये वैसे तो जापान के उत्तर हिस्से में स्थित है। यहाँ पे कुछ, अगर आप एशिया के मैप को देखेंगे तो उसमें कुछ छोटी छोटी द्वीप यहाँ पे स्थित है, जिसमें ये यहाँ पर सेकेंड द्वीप आता है क्यूरलाइन द्वीप। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनीला कहाँ स्थित है? देखिए, मनीला फिलीपींस की राजधानी भी है और मनीला फिलीपींस में स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फिलीपींस है और ये रहा हमारा मनीला। एशिया के मैप में अगर इस तरह आप दर्शाएंगे तो पेपर में इसी तरह दर्शा के आना है। नेक्स्ट है हमारा मृत सागर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, मृत सागर एशिया में, तो देखिए जो हमारा जॉर्डन है, इजराइल है और लेबनान, कहाँ का? इधर के पश्चिम की साइड का एरिया में हमारे यहाँ पे मृत सागर स्थित है। लाल सागर के जो हमारा साउथ अरब है उसके जस्ट ऊपर है जॉर्डन, इजराइल और लेबनान। इन तीनों के बीच में जो सागर है उसे ही मृत सागर बोलते हैं। लाल सागर के जस्ट ऊपर वाले हिस्से को, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन आप देख पाते हैं तो ये देखिए, ये हमारा जॉर्डन है, इजराइल है और ये लेबनान है, और इसके जो बीच का हिस्सा ये है जो दिख रहा है इधर आपको, यही हमारा मृत सागर है। और ये हमारा लाल सागर आ गया, ये हमारा भूमध्य सागर है, जो कि हम आगे देखेंगे। ये हमारा सऊदी अरब है, सऊदी अरब के ऊपर ही जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, और ये हम जैसे देख रहे हैं मृत सागर, तो जॉर्डन, इजराइल और लेबनान के मध्य वाला हिस्सा ही मृत सागर है, याद रखिएगा। तो देखिए, अगला है भूमध्य सागर, जो मैंने अभी भी आपको दिखा दिया था। अगर आप फिर से देखना चाहें तो देखिए, ये जो हिस्सा है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारा भूमध्य सागर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के मध्य में पड़ता है भूमध्य सागर। नेक्स्ट हमारा है सिंधु नदी। सिंधु नदी तो आप वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी बता, देखिए ये हमारे तिब्बत के वोखर चूहमनद स्थान से निकलती है और हमारे जम्मू कश्मीर होते हुए, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। नेक्स्ट हमारी है पीला सागर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पीला सागर एशिया में, पीला सागर हमारा साउथ कोरिया है, उसके जस्ट दक्षिण में ही पीला सागर स्थित है। ये वाला सागर साउथ कोरिया के जस्ट नज़दीक, और चाइना का इधर वाला हिस्सा ये पीला सागर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है पीला सागर हमारा हो गया। बरखियांस्क पर्वत कहाँ पर है? देखिए, एक तो है बेबकरी वाला बरखियांस्क पर्वत, वो तो राजस्थान में था, और ये है बरखियांस्क पर्वत या फिर रेंज, जो कि रूस में एक स्थान है, एक मरुस्थल है, उसे ही बरखियांस्क रेंज बोलते हैं। ये #9
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रूस में ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्युनशु द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो देखिए क्युनशु द्वीप एक जापान का द्वीप है, जापान का दक्षिणी द्वीप है, जो कि ये रहा, आप देख सकते हैं ये हमारा जापान है। जापान में दक्षिणी जापान का जो लास्ट का द्वीप है यही क्युनशु द्वीप है जापान का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैप में यहीं भर के आना है। ये आपको पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये है क्युनशु द्वीप। नेक्स्ट हमारा है तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए तकला मकान मरुस्थल जो हमने चाइना में देखा था, तारिम बेसिन, ये वाला क्षेत्र ही तकला मकान बेसिन के नाम से जाना जाता है, फिर मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये वाला एरिया 11वां हैशटैग, ये वाला एरिया को ही तकला मकान मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरावदी नदी कहाँ है? इरावदी नदी बुर्मा या फिर बुर्मा जो हमारा म्यांमार है, इसको बुर्मा को 2 हिस्सों में बांटती है और ये बुर्मा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है इरावदी नदी, जो कि कुछ इस प्रकार से यह इसको 2 भागों में बांटती है। तो याद रखिएगा ये बुर्मा में स्थित है। नेक्स्ट हमारा इरावदी नदी हो गई। त्रिपोली बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो देखिए त्रिपोली बंदरगाह जो लेबनोन है, लेबनोन में ही त्रिपोली बंदरगाह स्थित है। इसे अगर मैं आपको डायग्राम की सहायता से दिखाना चाहूँ तो डायग्राम में देख सकते हैं आप, जो हमारा लेबनोन है वहीं के जस्ट ऊपर उत्तरी साइड त्रिपोली बंदरगाह स्थित है। अगर आप मैप में इसी तरह आए तो आपको लेबनोन में इसे दर्शाना है, याद रखिएगा। और लास्ट हमारा है खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, जो कि आप सबको पता है गुजरात के दक्षिण में ही आई रही हमारी खंबात की खाड़ी। ये तो बहुत नॉर्मल सा जो आप सभी को पता होगा। तो ये तो रहे हमारे एशिया में मैप दर्शाने के। अब सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, ब निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी करनी है। तो देखिए ये थ्योरेटिकल प्रश्न है, इन पर सिर्फ टिप्पणी करनी है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में जब इसका सेकंड पार्ट बनाऊँ उसमें देखेंगे। फिलहाल हम इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एशिया को अफवाह क्षेत्रों में विभाजित करते हुए उसका संक्षिप्त में विवरण कीजिए। तो ये है क्वेश्चन, इसे पढ़ना है, हमें अच्छे से याद करना है। मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझाऊंगा और जहाँ जहाँ डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी मैं वहाँ पर डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो देखिए मैं किसी भी प्रश्न का आंसर आपको सीरीज में से नहीं बताऊं, क्योंकि सीरीज के आंसर बहुत शॉर्ट्स होते हैं और वो लेक्चरर्स उन क्वेश्चनों को ज़्यादा मान्यता नहीं देते और उन्हें ऐसे ही पास कर देते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, क्वेश्चन का अच्छा आंसर चाहिए, तो आप बुक में से याद कीजिए और मैं भी आपको बुक में से बता रहा हूँ और आपको इसी प्रकार से लिख के आना जिस प्रकार मैं आपको बताऊँगा। मैं चाहता हूँ इसे समझा भी सकता था, लेकिन समझाने से बड़ी बात है कि आपको ये क्वेश्चन दिखना भी चाहिए कि आपको पेपर में किस तरह से करना है, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पेपर में इसी तरह से करके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया का अफवाह तंत्र। तो देखिए एशिया जैसे विश्व के सबसे बड़े एवं विशाल महाद्वीप के लिए अफवाह का बहुत महत्व अधिक है। अफवाह अथवा जल प्रवाह के अंतर्गत नदियों अथवा बहते हुए जल का अध्ययन होता है और नदियां किसी देश अथवा महाद्वीप के विकास में सर्वाधिक सहायक होती हैं। प्रोफेसर कृषि के अनुसार एशिया में किसी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, जबकि छोटी छोटी नदियां एशिया में आंतरिक भाग से निकलती हैं। यानी कि एशिया महाद्वीप में कोई बड़ी नदी तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बहुत अनेक नदियाँ स्थित हैं। इस महाद्वीप की अफवाह प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियों के मार्ग में एशिया की ये पर्वत श्रेणियां बाधा के रूप में नहीं है। सामान्यतः रूप से मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली नदियां पर्वतीय ढालों के अनुसार बहती हुई पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं की ओर बढ़ जाती है। यानी कि मध्य एशिया में जो हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, पर्वत श्रृंखलाओं में वो नदियों को बहाव में कोई रुकावट प्रदान नहीं करती, बल्कि उनसे निकलने वाली नदियाँ चारों दिशाओं में फैल जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। आगे है एशिया के अफवाह में प्राचीन व नवीन दोनों प्रकार की नदियां अफवाह मिलती हैं। कठोर एवं पुरातत्व चट्टानों से युक्त उत्तर के प्राचीनतम भूखंड वाले क्षेत्र में बहने वाली नदियां ओब, येनिसी, लीना, इंडिग्रिका और इसकी सहायक नदियां एशिया की प्राचीन नदियों में से एक है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पेपर में भी शुरुआत में जब अगर आपसे पूछ रहा है कि अफवाह क्षेत्र को विभाजित किए, कितने भागों में बांटा, तो इसका मतलब नहीं है कि आप डायरेक्ट इसके विभाजन को लिखने लग जाएँ कि हाँ भाई प्रशांत महासागर अफवाह क्षेत्र, हिंद महासागर अफवाह क्षेत्र, इस तरह नहीं। आपको शुरुआत में कुछ उसकी डेफिनेशन देने जिस प्रकार यहाँ पे दे रखी है, इसी प्रकार आपको पेपर में लिख के आना है। तो हम पढ़ रहे थे प्राचीन नदियों में से एक है, जबकि हिमालय पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली हांगो, यांगटिसिकियांग, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इरावती आदि नवीन नदियों में से है। इस संबंध में एक रोचक बात यह भी है कि दक्षिण के प्राचीन भूखंडों में मिलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं तापी नदियां अपनी घाटियों को निरंतर गहरी करती जा रही है तथा इनके दूसरी ओर भारत की विशाल उत्तरी मैदान में भाग में बहने वाली गंगा, यमुना, सिंधु नदियां तथा इन नदियों की सहायक नदियां अपनी घाटियों के तलों में निरंतर मिट्टी की परतें जमाती जा रही हैं। आगे आता है 3 और महासागरों से घिरा हुआ एशिया महाद्वीप की अधिकांश नदियां मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय एवं पठारों भागों से निकलकर उत्तर, पूर्व, दक्षिण दिशाओं की ओर प्रवाहित होती हुई क्रम से आर्कटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में गिरती हैं। लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर
का आंतरिक भाग ऐसा है जिसका जल किसी भी सागर में नहीं गिरता, वह आंतरिक अफवाह है, यानी कि उसी में सूख कर रह जाता है। और यह जल शुष्क भागों में शुष्क या फिर सूख कर प्राय विलीन हो जाता है, वही बात आ गई। इस आंतरिक अफवाह का संबंध कुछ अंश तक मध्य एशिया में मिलने वाले आंतरिक सागर तथा झीलों से अवश्य है, जिसका एशिया के आर्थिक भूगोल से अधिक महत्व नहीं है। अब हम देखेंगे उपयुक्त तत्वों के आधार पर एशिया महाद्वीप को अफवाह के दृष्टिकोण से निम्न 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है हमारा प्रशांत महासागरीय अफवाह क्षेत्र, सेकंड है हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र, थर्ड है आर्कटिक महासागरीय अफवाह क्षेत्र, फोर्थ है आंतरिक अफवाह क्षेत्र और थर्ड है भूमध्य सागरीय अफवाह क्षेत्र। अब इसे आप डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश कीजिए। तो ये तो हमारा आर्कटिक महासागर अफवाह क्षेत्र जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और आर्कटिक महासागर यानी ऊपर वाले महासागर में जाकर विलीन हो जाती है। सेकंड आता है आंतरिक अफवाह क्षेत्र। आंतरिक अफवाह क्षेत्र यानी यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो सब यहीं पर विलीन हो जाती है, किसी महासागर में नहीं गिरती है। सेकंड आता है हमारा भूमध्य सागर अफवाह क्षेत्र, यानी कि मध्य एशिया से निकलकर जो भी नदियाँ भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है वो भूमध्य सागर अफवाह क्षेत्र का हिस्सा है। थर्ड आता है हमारा हिंद महासागर अफवाह क्षेत्र। हिंद महासागर अफवाह क्षेत्र में जैसे कि सिंधु नदी है और भी बहुत सारी नदी हैं जो कि भारत से और मध्य एशिया से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है, वो हिंद महासागर अफवाह क्षेत्र का हिस्सा है। और थर्ड आते हैं प्रशांत महासागर, या फिर जो पांचवी आती है प्रशांत महासागर अफवाह क्षेत्र। जो भी मध्य एशिया से नदियाँ निकलती हैं वो सब प्रशांत महासागर में जो गिरती हैं वो सब प्रशांत महासागर अफवाह क्षेत्र का हिस्सा है। और हम पहला पढ़ेंगे प्रशांत महासागर का अफवाह क्षेत्र। इस अफवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियां मुख्य रूप से मध्य एशिया की उच्च एवं विशाल पर्वत श्रेणियों से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं। यानी कि अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, अब आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा प्रशांत महासागर है, यहाँ से निकल रही है पीला सागर है। ये पीला सागर जो आपको हमने पहले देखा था, यहाँ से हांगहो, यांगटी सिंगक्यांग ये सारी नदियाँ प्रशांत महासागर में जाके मिल रही हैं। आगे आता है इस अफवाह क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। प्रशांत महासागर अफवाह क्षेत्र की मुख्य नदियाँ आमूर, हांगहो, यांगटी सिंगक्यांग, मीकांग और मीनाम, लाल इत्यादि हैं। इन नदियों में आमूर की सहायक नदियाँ उसूरी तथा सुंगारी, हांगहो की सहायक नदियाँ हीवो तथा फेनहो, यांगटी सिंगक्यांग की सहायक नदियाँ हान, मीन, कॉन, चार्लिंग, सिंगयांग इत्यादि हैं। ये सब चाइना के नाम है, इसलिए आपको अटपटे लग रहे होंगे। इस अफवाह क्षेत्र में अनेक प्रकार के अफवाह स्वरूप देखने को मिलते हैं, जैसे हांगहो का अफवाह क्षेत्र ओरडोर पहाड़ एवं सिलिंग पर्वत श्रेणी के निकट भागों में आयताकार अफवाह प्रणाली के रूप में है, जबकि यांगटी सिंगक्यांग अपनी सहायक नदियों के साथ वृक्षीय अफवाह प्रणाली का विकास करती है। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियों का महत्व सिंचाई, कृषि एवं परिवहन के दृष्टिकोण से अधिक है। इन नदियों के उपजाऊ डेल्टाओं तथा मैदानों का निर्माण किया है, या फिर इन नदियों ने उपजाऊ मैदान व डेल्टाओं का निर्माण किया है। चीन का विशाल उत्तरी मैदान हांगकांग की देन है। हांगहो अपनी प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ों के कारण चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। यांगटीसी नदी का भी विशेष महत्व है। चीन का सबसे घना भाग यांगटीसी के डेल्टा में ही मिलता है। यांगटीसी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है। यह नदी अपने मुहान के आसपास निरंतर मिट्टी जमा करती जा रही है, जिससे इसके डेल्टा का उत्तरोक्त विकास बढ़ता जा रहा है। तो ये था प्रशांत महासागर अफवाह क्षेत्र। अब हम सेकंड देखेंगे हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र। लेकिन आप इसे पूरी डिटेल से याद नहीं कर पाए। देखिए कुछ बात बच्चे बोलते हैं यार इन्हें किस प्रकार से याद करें। देखिए याद कभी आपने जैसे पढ़ा, अब आप सोच रहे हैं कि इन्हें लाइन बाय लाइन में रट लो, तो देखिए रटने से पार नहीं पड़ती। आपको इन क्वेश्चनों को आपको इस आंसर को समझना होगा पहले तो, कि कौन कौन सी जैसे नाम है नदियों के, नाम सबसे पहले उन नदियों के नाम याद कीजिए। उसके बाद उन्हें समझिए कि वे किस किस प्रकार से कहाँ से निकलती हैं। मैप में देखिए, आप एक काम कीजिए, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डायग्राम आपके बहुत काम आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ, तो मैं समझा रहा था, पहले आप समझिए, फिर उस कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है तो सबसे पहले उसको समझिए, फिर अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर बनाइए और फिर पेपर में लिख के आए, तो आप अच्छा लिख पाएंगे और बड़ा भी लिख पाएंगे और आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र। हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र पश्चिम में दजल एवं फरात नदियों के उद्गम स्थान से लेकर पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। इस अफवाह क्षेत्र की मुख्य नदियाँ दजल व फरात, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र है। अन्य नदियों में इरावदी और सालविन और चिंदविन, गोदावरी, नर्मदा,
तापी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि हैं। इस अफवाह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नदी अपहरण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इरावदी और सिंधु इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्राचीन काल में उत्तर दक्षिण घाटी में बहने वाली नदी का सिंधु नदी ने अपहरण किया था। इस प्रकार की नदी अपहरण के अनेक चिन्ह आज भी हिमालय पर्वत पर दिखाई देते हैं। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली नदियाँ मार्ग परिवर्तन की अपेक्षा अपनी घाटियों को गहरा करने में लगी हुई हैं। इस प्रकार इन नदियों का अफवाह पूर्वोत्पन्न अफवाह प्रणाली के रूप में है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का कृषि सिंचाई के दृष्टिकोण से अधिक महत्व है। गंगा एवं सिंधु का मैदान एशिया प्रसिद्ध एवं सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। म्यांमार की इरावदी ने इस देश को एक सुचारू आर्थिक जीवन प्रदान किया है। याद कीजिए, इरावदी नदी कहाँ पर है? म्यांमार में। बर्मा की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कि म्यांमार को 2 हिस्सों में बांटती है। ये बात आपको बार बार दिमाग में आनी चाहिए। बर्मा कहाँ पर है? जैसे मैंने आपको बताया था, आप देखिए, अभी आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा हमारा म्यांमार में बर्मा की मुख्य नदी इरावदी और 2 हिस्सों में से बांटती है। विश्व का मैप को हमेशा आपके पास रखना चाहिए। अगर आप एशिया के भूगोल को पढ़ रहे हैं तो एशिया का मैप आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे म्यांमार की इरावदी ने इस देश को एक सुचारू आर्थिक जीवन प्रदान किया है। इराक अपनी दोनों नदियां दजला व फरात की देन है। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियां इस क्षेत्र की जल की कमी की समस्या को बहुत कुछ अंश तक दूर करने में सहायक रही है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में वर्ष भर जल भरा रहता है। तो ये था हमारा हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र। तो हिंद महासागरीय अफवाह क्षेत्र ये रहा। आई होप आपको हिंद महासागर अफवाह क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसमें बहुत सारे आते हैं। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तापी, नर्मदा, यमुना, गंगा, सतलज, सिंधु, ये सब हिंद महासागर के हिस्से में आती हैं या फिर प्राय हिंद महासागर अफवाह क्षेत्र का हिस्सा हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्कटिक महासागर अफवाह क्षेत्र में देखिए, नेक्स्ट हमारा आर्कटिक महासागर, जिसके कुछ महासागर देखिए, लीना है, इंडिगिरिका है, कोलियामा है, येनिसी है, ओबे है, ये सब आर्कटिक महासागर के हिस्से हैं। एंटर्स, ईसीम, ये सब हैं। आप देखते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। आर्कटिक महासागर अफवाह क्षेत्र देखिए, एशिया महाद्वीप में उत्तरी भाग में स्थित यह सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नदियाँ मध्यवर्ती उच्च एवं गर्म प्रदेशों से निकलकर एशिया के विशाल उत्तरी मैदान भागों में बहती हुई उत्तर में आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। याद रखिएगा, सर्दियों के समय आर्कटिक महासागर जम जाता है। आर्कटिक महासागर के वर्ष में अधिकांश भाग में बर्फ से जमे रहने के कारण इस क्षेत्र में नदियाँ अपने मुहाने पर गिरने के पूर्व दोनों किनारों पर फैल जाती हैं, जिससे नदियों के बेसिनों एवं समुद्र तटीय भागों में निकट अनेक विस्तृत दलदल बन जाते हैं। दलदली भाग एवं शीत ऋतु में बर्फ से जम जाने के कारण इस क्षेत्र की नदियों का कोई स्थायी महत्व नहीं है। आर्कटिक महासागर वर्ष में अधिकांश भाग में बर्फ जमा रहता है, अतः यहाँ पर कोई भी बड़ा बंदरगाह नहीं है, इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र की नदियाँ का कोई महत्व नहीं है। इस क्षेत्र में 3 विशाल नदियाँ हैं। ओब, देखिए ओब ये रही, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ओब, येनिसी ये रही, दिखाई दे रही होगी आपको। और तीसरी जो इसकी मुख्य नदी बड़ी है वो है लीन, ये यहाँ पे है। 2 नदियाँ हमने देख ली थी, तीसरी थी लीन नदी, संसार की बड़ी नदियों में से एक है। इन नदियों की लंबाई ओब की है 3880 किलोमीटर, येनिसी की है 3554 किलोमीटर तथा लीन की है 4220 किलोमीटर। इस क्षेत्र की अन्य नदियों में इंडिगिरिका जो कि हमने देखी थी, कोलिमा देखी थी, यना देखी थी, इत्यादि हैं। इन नदियों का अफवाह वृक्षीय अफवाह प्रणाली से या फिर इस प्रकार का है, वृक्षीय प्रणाली का प्रकार का है। इन नदियों पर हिम का प्रभाव पड़ा है। यानी कि आर्कटिक महासागर में आप सभी जानते हैं कि शीत ऋतु में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, जिस कारण आर्कटिक महासागर पूरा जम जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है आंतरिक अफवाह क्षेत्र, यानी कि कुछ नदियां जो मध्य एशिया से ही निकलती हैं और मध्य एशिया में ही विलीन हो जाती हैं, फिर वहीं पे विलीन हो जाती हैं, किसी महासागर में नहीं गिरती, उन्हें आंतरिक अफवाह क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के अंतर्वर्तीय मध्य भाग में यह अफवाह क्षेत्र पश्चिम में अनातोलिया से लेकर पूर्व में मंचूरिया तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियों का अस्तित्व वर्षा एवं बर्फ के पिघलने की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी जितनी अधिक बर्फ पिघलेगी उतनी ये नदियाँ निकलती हैं। कभी कभार महासागरों में भी गिर जाती हैं जब अधिक पानी होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा होने अथवा बर्फ पिघलने पर जब इन नदियों को पर्याप्त जल मिलता जाता है तो ये नदियाँ बहकर झीलों तथा आंतरिक महासागर में गिर जाती हैं। अन्यथा जल की मात्रा कमी के कारण ये नदियाँ मध्य एशिया में शुष्क रेतीले भागों में सूख कर विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार के अफवाह क्षेत्र की नदियाँ का बहुत कम महत्व होता है। इस क्षेत्र की मुख्य नदियाँ आमू दरिया और सर दरिया जो
अरल सागर में गिरती हैं। अन्य नदियों में इली, चू, तारीम, खोतान आदि हैं जो बालकश झील तथा लोपनौर झील में गिरती हैं। इस अपवाद क्षेत्र में नदियों की अपेक्षा झीलों का महत्व अधिक है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं मध्य एशिया में ज़्यादा झील नहीं है, लेकिन वहाँ पे नदियाँ नहीं है लेकिन झीलें हैं। इनमें कैस्पियन, अरल और बालकश झीलें उल्लेखनीय हैं। 3 महत्वपूर्ण झीलें का नाम याद रखिएगा, कैस्पियन, अरल और बालकश झीलें उल्लेखनीय हैं। इस अपवाद क्षेत्र का विस्तार एशिया के लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर है, लेकिन इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। लास्ट हमारा बचता है भूमध्य सागरीय अपवाद क्षेत्र, यानी कि भूमध्य सागर, जो कि मैंने आपको बताया था। भूमध्य सागर कहाँ पे है, फिर से याद कीजिए, भूमध्य सागर कहाँ पे है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको भूमध्य सागर कहाँ पे स्थित है। ये देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा भूमध्य सागर। ये रहा हमारा भूमध्य सागर, जो कि अफ्रीका और यूरोप के मध्य का सागर है। भूमध्य सागर। तो देखिए भूमध्य सागर की डिटेल्स पढ़ते हैं। हम एशिया महाद्वीप के पश्चिम भाग में भूमध्य सागर स्थित है। इस भूमध्य सागर में एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित देशों की नदियां आकर गिरती हैं। इस जल प्रवाह क्षेत्र का विस्तार अधिक नहीं है, केवल टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन तथा साइप्रस, जॉर्डन, इजराइल और लेबनान तीनों के मध्य में कौन सा सागर स्थित है, याद करो, मृत सागर स्थित है। याद रखना, ये छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। लेबनान, इजराइल और जॉर्डन के बीच में मृत सागर स्थित है, जो कि हमने शुरुआत में देखा था। हाँ, तो आप आगे बढ़ते हैं। तथा साइप्रस देश तक ही सीमित है। इस जल प्रवाह क्षेत्र का एशिया की जल प्रवाह प्रणाली में विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि आर्मीनिया की गांठ कैसी है, याद है आपको, हमने पिछले वीडियो में देखा था। चलो आपको दिखाता हूँ अभी। क्योंकि आर्मीनिया की गांठ ने भूमध्य सागर के केवल थोड़े से ही क्षेत्र में संपर्क रहने दिया है। इस क्षेत्र में कोई विशाल नदी भी नहीं है, केवल छोटी नदियाँ भूमध्य सागर में जाकर गिरती हैं, जिनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। टर्की से निकलने वाली मनीषा तथा देखिए मनीषा वो वाली मनीषा नहीं, ये नदियों का नाम याद रखिएगा। मेडीरीस नदियाँ तथा सीरिया से निकलने वाली ओरांटेस नदी ही इस जल प्रवाह क्षेत्र की मुख्य नदियाँ हैं जो भूमध्य सागर में गिरती हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था आर्मीनिया की गांठ। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे तो हम अपवाद क्षेत्र पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे मध्य एशिया में ये पर्वत श्रृंखलाएं मध्य में स्थित है, जिनमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 2 गांठ याद रखें। एक तो पामीर की गांठ है, जो कि जस्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर के वाले क्षेत्र में आती है, और एक है हमारी आर्मीनिया की गांठ, जो यहाँ पे स्थित है, पश्चिम में स्थित है, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये है आर्मीनिया की गांठ। ये 2 क्षेत्र याद रखिएगा, क्या पता पेपर में आ जाए कि आर्मीनिया घाट कहाँ पे स्थित है। आप देख सकते हैं। आप इस काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपका बहुत फायदेमंद है। ये सब पर्वतमालाएं देखिए, हिमालय, काराकोरम, कुनलुन, ये सारी पामीर की घाट की, हिंदू कुश, सुलेमान, ये सब पामीर की घाट की मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा एशिया के अपवाद क्षेत्र में विभाजित करते हुए उसका संक्षिप्त में विवरण हमने देख लिया। अब चाहे लघुरात्मक क्वेश्चन आए चाहे फिर निबंधात्मक, आप इसको करके आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एशिया के प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों की व्याख्या कीजिए। तो चले इसका भी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का सविवरण सहित पूरा आंसर देखेंगे। आंसर भी इसी प्रकार करके आना है पेपर में, जिस प्रकार इसमें दिया हुआ है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप काफ़ी लोगों को वीडियो अच्छी लगती है पर वो लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो भी बीए पार्ट 3rd ईयर में हो। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपको ज्योग्राफी की वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल फाइल की बात कर रहा हूँ मैं। प्रैक्टिकल फाइल की मैंने पूरी PDF बना रखी है, पूरी वीडियोज़ बना रखी है, वो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। बीए पार्ट 3rd ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसी महाद्वीप अथवा देश की प्रकृति की ओर से दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है, इसलिए प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः रूप से किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति उस प्रदेश की जलवायु की दशाओं पर निर्भर होती है। एशिया महाद्वीप में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायु की दशाएं भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति को जन्म देती है। डॉक्टर स्टॉम्प के शब्दों में एशिया में मिलने वाली प्रमुख जलवायु विभिन्न विभाग एक अपने में ही प्रकार की वनस्पति को जन्म देती है, इसलिए यह कहा जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही सही मापदंड होता है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। सामान्यतः प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की होती है। वैसे क्षेत्र विशेष की परिस्थिति में तीनों का ही अपना विशेष स्थान महत्व है। प्राकृतिक वनस्पति के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है झाड़ियाँ एवं वृक्ष एवं वन भूमि, यानी कि फॉरेस्ट। सेकंड आता है हमारे घास के मैदान, और थर्ड आता है मरुभूमि व शुष्क झाड़ियाँ। तो पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट, वन को देखते हैं। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण या फिर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वनों के अंतर्गत एशिया के धरातल पर स्वतंत्र रूप से प्रकृति की ओर से उगने वाले वृक्ष आते हैं। इस वन क्षेत्र में मिलने
वाला आकार, प्रकार, रंग रूप, सघनता, विरलता आदि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में मिलने वाली जलवायु, मिट्टी व धरातल की विभिन्न दशाओं पर आधारित है। यानी कि कहीं पे जिस प्रकार अच्छी मिट्टी है, अच्छी जलवायु है, वहाँ पे अच्छे पेड़ खिलेंगे, अधिक पेड़ खिलेंगे, सघन पेड़ खिलेंगे, सदाबहार पेड़ खिलेंगे। और जहाँ पे मरुस्थलीय एरिया है तो वहाँ पे शुष्कतम प्रदेशों में आप जानते हैं कि बहुत बस झाड़ियाँ ही उगती हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि पेपर में आपको इन्हीं या तो दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा या फिर वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, तभी आपको याद होंगे। या फिर आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको वो PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से वन 3 प्रकार के होते हैं। कोणधारी वन कौन से होते हैं? जो कि शीत जो बिल्कुल ठंडे एरिया होते हैं, यानी कि टुंड्रा प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, उधर साइड कोणधारी वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन व सदाबहार वन कौन से वन होते हैं? जहाँ पे अच्छी वर्षा होती है। हमारे एशिया के दक्षिणी साइड जो है वो सदाबहार वनों के लिए अच्छा स्थान है, क्योंकि जो हमारी विषुवत रेखा है उसके आसपास के एरियो में ही सदाबहार वन अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि अच्छी गर्मी होती है तो अच्छा पानी मिलता है, अच्छी धूप मिलती है, तो वहीं पे ही अच्छे पेड़ खिलेंगे। ये सब हम आगे देख लेंगे सब कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में कोणधारी वन क्यों है? क्योंकि आपको बता दूं मैं, देखिए आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जिस प्रकार ये हमारा गोला है पूरा भूमध्य, ये भूमध्य रेखा है, और ये जो हमारा ऊपर का एरिया है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पे कर्क और यहाँ मकर, यहीं तक हमारा सूर्य जाता है। तो ना ही तो कर्क रेखा पर उत्तरी ध्रुव में प्रकाश पहुँच पाता है और ना ही दक्षिण में पहुँच पाता है, और दोनों तरफ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँच पाता है। इसलिए तो सर्दियों में हमारा जो आर्कटिक महासागर है एशिया में, वो जम जाता है बिल्कुल, और वहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ों की वो एकदम शंकु आकार की हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। चलिए आगे हम देखेंगे ये सब प्रकार। फिलहाल तो हम बढ़ते हैं। कोणधारी वन तथा मध्य भाग में पतझड़ एवं दक्षिणी भाग में उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन जलवायु की विभिन्नता के कारण इन वनों में विस्तार में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग पर मानसूनी हवाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र शुष्क एवं मरुस्थल होने के कारण विभिन्न प्रकार की वनस्पति अथवा झाड़ी वाले वन का क्षेत्र है। एशिया महाद्वीप में वर्ष 2000 में 5,477 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वनों का विस्तार था, जो एशिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21% है। विश्व के कुल वन क्षेत्र का 17.8% वन क्षेत्र एशिया महाद्वीप में विद्यमान है। एशिया महाद्वीप में वनों के अंतर्गत कुल भूमि के सर्वाधिक 61% भाग पर उष्णकटिबंधीय वनों व 23% भाग पर उपोष्ण कटिबंधीय वनों का तथा 14% भाग पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का तथा 2% भाग पर टैंगा वनों का विस्तार है। सामान्य रूप से एशिया महाद्वीप में 5 प्रकार के वन मिलते हैं, जो अग्र प्रकार है, यानी आगे हम देखते हैं। तो हम वन देख रहे हैं, वनों के प्रकार देख रहे हैं, जो 5 प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें पहला आता है भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। तो इसे मैं आपको थ्योरी समझाने से पहले मैं आपको अभी एक बेसिक तरीके से कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा गोलार्ध है, एक मिनट इधर देखिए, ये हमारा गोलार्ध है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा, ये मकर रेखा 23 डिग्री और 0 डिग्री। तो देखिए जो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा वो ये वाली है। तो यहाँ पे सदाबहार वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो हमारा सूरज है जब मकर रेखा पे जाता है तब यहाँ पे प्रकाश अच्छा आता है, देखिए कर्क रेखा पे जाता है तभी अच्छा प्रकाश आता है, और मकर रेखा पे जाता है तभी अच्छा प्रकाश आता है, और भूमध्य रेखा पे रहता है तभी अच्छा प्रकाश आता है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी अच्छा मिलता है और वर्षा भी अच्छी होती है। इसलिए आप इस डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए भूमध्य रेखीय वनस्पति, ये देखिए ये जो डैश में आप देख रहे हैं ये वाला दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पे भूमध्य रेखीय या फिर सदाबहार वन ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, अच्छी धूप मिलती है, तो अच्छे पेड़ भी खिलेंगे। पेड़ों क्या चाहिए, पानी और धूप जितना मिलेगा उतना खिलते हैं। तो ये एक रीज़न है कि सदाबहार वन भूमध्य रेखा के पास क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी धूप मिल जाती है और अच्छा पानी मिल जाती है। इसकी डिटेल से मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसके ऊपर बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। चलिए अभी तो थ्योरेटिकल तरीके से समझते हैं। चलिए भूमध्य रेखा के समीप स्थित प्रदेश में, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, दक्षिणी पूर्वी भाग, श्रीलंका आदि सम्मिलित हैं। ये सब दक्षिण के हिस्से हैं। जो हमारा एशिया, ये सब दक्षिण में आते हैं, और क्योंकि विषुवत रेखा के बहुत पास आते हैं श्रीलंका, तो वहाँ पे भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के घने सदाबहार वन पाए जाते हैं, या फिर इस प्रकार के घन पाए जाते हैं इन इलाकों में।
इन वनों में कठोर लकड़ी के 60 मीटर से लेकर 100 मीटर ऊंचाई तक के अनेक प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जिनके बीच की दूरी में तरह तरह के रंग बिरंगे पौधे, बेल एवं दलदल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी धूप खिलती है अच्छे, तो इनके अंदर जो बेलें हैं वो और भी आ जाती हैं, यानी पूरा सघन हो जाता है एक तरीके से, और सदाबहार रहता है। ये वृक्ष वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और विभिन्न प्रकार की लताएं इन वृक्षों में तनों से लिपटी रहती हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष महोगनी, गट्टा पारचा, नारियल, रबर, ताड़, बांस, बेंत, सिनिकोना, रोजवुड आदि हैं। यातायात के साधनों की कमी, जीवन की निश्चिंतता का अभाव एवं जलवायु की विषमता के कारण इन वनों का कोई प्रयोग नहीं हो पाया है, इसलिए इनका आर्थिक दृष्टि से महत्व कम है। इन वनों से भी लकड़ी प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग फर्नीचर, कृषि यंत्र, रेल के डिब्बे, जहाज का सामान आदि बनाने में कार्य में किया जाता है। इस लकड़ी का महत्व ईंधन के रूप में भी है। इन वनों में रबर की लकड़ी की प्रधानता होने के कारण इन पर रबर व्यवसाय निर्भर है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में फैले हुए नारियल के वृक्षों में से नारियल की गिरी प्राप्त की जाती है, जिससे नारियल का तेल तैयार किया जाता है। ये था हमारा भूमध्य सागरीय सदाबहार वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन। सदाबहार का अर्थ होता है कि जहाँ पे पतझड़ का मौसम पता ही नहीं चलता, उसे ही सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि सदाबहार वनों में हर तरह के पेड़ होते हैं, तो जिनमें अगर मान लीजिए कुछ पेड़ों के पत्ते गिर भी जाते हैं, तो बाकी के पेड़ों से लगता नहीं है कि पत्ते गिरे हैं, और वो हमेशा सदाबहार रहते हैं, फिर हमेशा पत्ते रहते हैं। जो सेकंड आता है वो हमारा आता है उष्ण मानसूनीय वन। तो चलिए इसकी भी थोड़ी तरीके से समझते हैं। इस प्रकार के वन उष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में, जिसमें भारत, पाकिस्तान, म्यांमार में कौन सी नदी है? इरावदी नदी, जो कि 2 हिस्सों में बांटती है। बुर्मा की मुख्य नदी है, याद रखिएगा। वियतनाम, लाओसा, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिणी चीन आदि सम्मिलित हैं में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति वर्षा की मात्रा के वितरण पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से जिन भागों में वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है, वहाँ सदाबहार मानसूनी वन मिलते हैं, जिसमें प्रमुख वृक्ष सिनिकोना, महोगनी, रबर, बांस, नारियल आदि है। देखिए प्रश्न अगर एबीसीडी में आ जाए कि मान लीजिए महोगनी आ गया और ऑप्शन दे दिया आपसे कि निम्न में से सदाबहार वन कौन कौन से हैं, तो देखिए इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि सिनिकोना है, महोगनी है, रबर है, बांस है, नारियल है। कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों के नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। आगे आता है, जिन भागों में वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर है, वहाँ चौड़ी पत्ते वाले मानसून पतझड़ वन मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार गर्मी की ऋतु आरंभ होने से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आगे है, इस वन के प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, शीशम, आम, जामुन, नीम, इमली इत्यादि हैं। जिन भागों में वर्षा का औसत 50 से 100 सेंटीमीटर है, वहाँ उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, खिजड़ी, बबूल आदि मिलते हैं। जिन भागों में वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से कम है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ, जिनमें टेंडी, बेर, खजूर प्रमुख हैं अथवा मरुस्थलीय भागों में पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है, वहाँ वनस्पति पूर्णतः अभाव रहता है, यानी वहाँ पर वनस्पति खिलती ही नहीं है। मानसूनी वनों का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। इस कारण इन वनों का एशिया की घनी आबादी एवं एशिया के विकसित भागों में फैला होना है या फिर फैले हुए हैं। मानसूनी वनों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि इन वनों में आम, जामुन, आंवला आदि फल भी प्राप्त किए जाते हैं। इन वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी का उपयोग फर्नीचर व्यवसाय के अलावा ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये थे हमारे उष्ण मानसूनी वन। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो वन आता है वो है शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन, यानी शीत ऋतु में से आने से, यानी शीत ऋतु में जो पतझड़ आते हैं वो वाले वन। देखिए इसका भी हम थोड़िकल तरीके से पढ़ते हैं पहले। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के समशीतोष्ण भाग में स्थित शीतोष्ण मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में, जिनमें उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया, जापान आदि सम्मिलित हैं। क्यूशू द्वीप कहाँ पर स्थित है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वीडियो में। क्यूशू द्वीप वो जापान का दक्षिणी द्वीप है। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें बार बार आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको याद आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती व नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार शुष्क ऋतु में के आरंभ से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा। शीतोष्ण पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती व नुकीली पत्ती वाले दोनों प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, जो वर्ष में एक बार शुष्क यानी
जो गर्मी आती है शुष्क ऋतु के आरंभ से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष बलूत, मेपल, कपूर, लारेल, तुंग, शहतूत आदि हैं। देखिए शहतूत आ सकता है ऑप्शन में, शहतूत आ सकता है, तुंग आ सकता है और कपूर भी आ सकती है कि ये किस प्रकार के वनों में आते हैं। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन बन सकता है, इनसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है कि शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन निम्न में से कौन सा है, और ऑप्शन दे दे शहतूत और दे दे बबूल, आंवला, बगमला। तो आपको ध्यान रखिएगा ये कुछ पेड़ों के नाम फिर से बोल रहा हूँ, बलूत, मेपल, कपूर, लारेल, तुंग, शहतूत, ये सब शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन है, यानी कि शीत ऋतु वाले वन है। इनकी पत्तियां शंकु आकार की होती है, याद रखिएगा। तारपीन का तेल प्रदान करने वाले वृक्ष यहाँ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। इन वनों का महत्व अधिक है। आजकल इन वनों को काटकर कृषि भूमि प्राप्त की जा रही है। उत्तरी चीन के निचले प्रदेशों तथा मैदानी भागों में इन वनों को काटकर गेहूं की कृषि के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है। जापान की पर्वतीय घाटियों के ढालों पर इन वनों को काटकर चाय के व चावल की कृषि की जाती है। शहतूत के वृक्ष जापान तथा चीन में रेशम प्राप्त करने के उद्देश्य से छोड़ दिए गए। नहीं तो भाई साहब जापान और चीन वाले तो इन पेड़ों को भी नहीं छोड़ते। जापान में इस प्रकार के वन केवल पर्वतीय भागों में ही मिलते हैं। इस वनों का आर्थिक महत्व फर्नीचर व्यवसाय तथा रेशम व्यवसाय से सबसे अधिक होता है। शहतूत के वृक्षों पर चीन तथा जापान में रेशम के कीड़े पालकर रेशम प्राप्त की जाती है, जिन पर इन देशों का रेशमी वस्त्र व्यवसाय निर्भर है। शहतूत के वृक्ष में शहतूत फल भी प्राप्त किया जाता है, जिससे शराब भी बनाई जाती है। तुंग वृक्ष से तेल प्राप्त किया जाता है, जिससे अनेक औषधियाँ बनती है। देख लो, शहतूत से भी शराब बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शहतूत खाने लग जाओगे, ठीक है। तो ये तो है हमारे शीतोष्ण मानसूनी पतझड़ वन। और नेक्स्ट हम आता है कोणधारी वन। ठीक है, चौथा है। तो चलिए पढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप के शीतोष्ण प्रदेशों में यूराल पर्वत से लेकर प्रशांत महासागर तक नुकीली पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें टेंगा वन भी कहते हैं। टेंगा प्रदेश एक बार IAS के फिर SI के पेपर में आया था। टुंड्रा प्रदेश किसे कहते हैं, टुंड्रा और टेगा प्रदेश। तो मैंने आपको बता दूं कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है उसी में टुंड्रा और टेगा प्रदेश होते हैं। पहले टुंड्रा फिर टेगा, याद रखिएगा। एशिया, रूस अथवा साइबेरिया का यह प्रदेश जिसमें ये वन फैले हुए हैं। देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ, एक बार डायग्राम से देखने की कोशिश कीजिए। जो कोणधारी वन है ना, वो हमारे उत्तरी एशिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। देखिए, आप यहाँ पे देखिए कोणधारी वन, ये देखिए कोणधारी वन, ये एरिया पूरा कोणधारी वनों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। ये पूरा एरिया उत्तरी एशिया कोणधारी वनों के लिए जाना जाता है। इसमें रूस आ जाता है और भी बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। एशिया की कठोर शीत एवं साधारण वर्ष वाला क्षेत्र है। कठोर शीत एवं बर्फ से रक्षा करने के लिए इनकी पत्तियां नुकीली शंकु आकार की हो जाती हैं तथा अधिक वाष्पीकरण से बचने के लिए इनके पत्ते व डालियां चिकनी एवं मोटी होती हैं। ये वन एशिया के बहुमूल्य या फिर मूल्यवान लकड़ियों में से वृक्ष के भंडार हैं, जिनके मुख्य वृक्ष हैं। अब ये चीज़ याद रखिएगा, फर, स्प्रूस, लार्च, चीड़, हेमलॉक, सीडर इत्यादि हैं। इन वनों का आर्थिक महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इन वनों पर एशिया का कागज, लुगदी, दिया सलाई तथा फर्नीचर व्यवसाय पूर्ण रूप से आधारित है। किन पर? इन कोणधारी वृक्षों पर। दलदली भाग एवं जनसंख्या की कमी के कारण पहले इन वनों का कोई अधिक उपयोग नहीं था। फिर से बता दूं, पेड़ लार्च, चीड़, हेमलॉक, सीडर, फर, स्प्रूस। तो हम थे कि इनका पहले अधिक उपयोग नहीं होता था, लेकिन यातायात के साधनों में तीव्र विकास के साथ साथ इनकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है। इन वनों में दैनिक प्रयोग में आने वाली अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, तारपीन का तेल, बिजोरा आदि प्राप्त की जाती है। कागज तथा लुगदी का व्यवसाय पूर्णतः इन्हीं वनों पर आधारित है। तो ये थे कोणधारी वन। लास्ट हमारा पांचवा वन बचता है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। इसको भी पढ़ते हैं। बोर तो नहीं हो रहे, देखिए थ्योरी ऐसी ही चीज़ है, बोर तो हो गए, बट आप फिर से समझकर पढ़ने की कोशिश की तो आप बोर नहीं होंगे। और फिर से बता दूं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, इन्हें आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक बार सेकंड बार वीडियो देख लेना, आपको याद हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस डायग्राम को तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी लीजिए हैंड टू हैंड, ये काम आएगा बहुत आपके।
पूरे वनों को पढ़ने में, समझने में ज़्यादा काम आता है ये। आई होप आपने ले लिया होगा। तो चलिए लास्ट हमारा बच रहा है 5वां, भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेशों में इस प्रकार की झाड़ी वन टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, फिर से याद करो, इजराइल, लेबनान और जॉर्डन के बीच में कौन सा सागर है? मृत सागर है, याद रखना, भूल मत जाना। एवं साइप्रस द्वीप में पाए जाते हैं। 1 मिनट रुको, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि जॉर्डन, इजराइल और लेबनान के बीच में जो सागर है वो मृत सागर है, याद रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। एवं साइप्रस द्वीप में पाए जाते हैं। इराक तथा ईरान के कुछ भागों में भी इस प्रकार की वनस्पति मिलती हैं। शुष्क गर्मी एवं वाष्पीकरण से बचने के लिए इन वृक्षों की पत्तियां चिकनी, छालें मोटी, तने गठीले, ढालियां कठिली एवं जड़ें लंबी होती हैं। इन वनों में रस प्रदान करने वाले वृक्षों की प्रधानता होती है। इन वनों में अनेक बेले, झाड़ी, कुंज भी मिलते हैं। इन वनों में मुख्य वृक्ष नींबू, नारंगी, माल्ट, अंजीर, जैतून, अखरोट, कार्क, लारेल आदि है। फिर से सुन लीजिए, अगर ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बन जाए कि भूमध्य सागरीय झाड़ी वाले वन कौन कौन से हैं, तो देखिए नींबू, नारंगी, माल्ट, अंजीर, जैतून, अखरोट, कार्क, लारेल आदि हैं। तेल प्राप्त करने के लिए जैतून, शराब बनाने के लिए नारंगी, माल्ट तथा अंगूर एवं किशमिश तथा मुनक्का प्राप्त करने के लिए अंगूरों का अधिक महत्व होता है। अखरोट वृक्ष का महत्व सूखा मेवा प्राप्त, ये मेवा है, सेवल गलती से हो गए, मेवा प्राप्त करने के दृष्टिकोण से अधिक होता है। अंगूर द्वारा बनाई गई शराब का यहाँ से निर्यात किया जाता है। इन झाड़ी वनों का महत्व पशुपालन के लिए बहुत अधिक है और यही कारण है कि खानाबदोश जातियाँ इन क्षेत्रों में भेड़ बकरियों को लेकर भ्रमण करती रहती हैं। अब ये थे, हमने फॉरेस्ट देखा था और 3 प्रकार में बांटा था फॉरेस्ट वन में। अब आते हैं घास के मैदान। तो घास के मैदान को देखते हैं। घास के मैदान एशिया महाद्वीप के मध्य अक्षांशीय भागों में कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग से लेकर बैकाल झील के पश्चिम तट तक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से इन घास के मैदानों का विस्तार दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया के कजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान प्रदेशों में। इनके अलावा इस प्रकार के घास के मैदान कुछ अंश में एशिया के पश्चिमी मंचूरिया के निचले प्रदेशों तथा मंगोलिया पठार के अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में भी फैले हुए हैं। एशिया के ये घास के मैदान स्टेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड्स याद रखिएगा, स्टेपी, ठीक है। इस क्षेत्र में मिलने वाली ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी, साधारण वर्षा, शरद ऋतु का न्यूनतम तापमान तथा हल्की मिट्टी किसी भी प्रकार के वृक्षों के उत्पादन में सहायक नहीं है। अतः कोमल एवं छोटी गुच्छेदार घासों के मैदान पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। इन घास के मैदान में इस क्षेत्र में निवास करने वाले पशुपालक बंजारे लोग अपने पशुओं के साथ भ्रमण करते हुए जल की तलाश में घूमते रहते हैं। किर्गिज एवं कजाक यहाँ के प्रमुख पशुपालक जातियाँ हैं। इन घास के मैदानों पर निर्भर रहने वाले पशुओं में मुख्य पशु भेड़, बकरी, घोड़े, गाय, बैल आदि हैं। घास की मात्रा जल की प्राप्ति की मात्रा पर निर्भर होती है। शुष्क मौसम में घास की पत्तियां जल जाती हैं और संपूर्ण भाग रेगिस्तान भाग सा दिखाई पड़ता है। दक्षिणी भाग में ये घास के मैदान अर्ध मरुस्थलीय भागों में बदल जाते हैं। ये थे घास के मैदान। लास्ट हमारा बच रहा है मरुस्थलीय वनस्पति। देखिए, एशिया महाद्वीप में 3 प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं जिन पर निर्भर एशिया की मरुस्थलीय वनस्पति निम्नलिखित प्रकार से है। 3 प्रकार की है। फर्स्ट है उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। एशिया के उष्ण मरुस्थलीय अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी एशिया में मिलते हैं। उष्ण मरुस्थलीय भाग का विस्तार अरब से लेकर इराक, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध तथा थार प्रदेश तक है। नमी एवं वर्षा का अभाव, उच्च तापमान तथा शुष्क मौसम के कारण इन वनस्पति क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास तथा खजूर के अलावा कोई भी नहीं उग पाते हैं, फिर कोई पेड़ नहीं उगते। ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर रेत के टीले ही दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण मरुस्थलीय वनस्पति। देखिए, पेपर में जब करके आए तो हेडिंग्स को कभी मत भूलिएगा, हेडिंग्स बहुत ज़रूरी है। फिर तो आपको जितना समझ आता है आप उतना भी करके आए हुए तो काफ़ी अच्छा आंसर आपका बन जाएगा।
एशिया के शीतोष्ण मरुस्थलीय सामान्यतः एशिया के मध्य भागों में मिलते हैं। इनका विस्तार मंगोलिया, तिब्बत तथा तुर्किस्तान के पठारी भागों में है। मंगोलिया का गोबी का मरुस्थल संसार का प्रमुख शीतोष्ण मरुस्थल है। वर्षा की कमी के कारण इन भागों में शुष्क घास तथा कटीली झाड़ियों के अलावा और कोई भी वनस्पति नहीं मिलती। ये एशिया के अविकसित प्रदेशों में से एक है। थर्ड हमारा शीत मरुस्थलीय वनस्पति। एशिया के शीत मरुस्थल उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेशों में फैले हुए हैं। जहाँ पे टुंड्रा शब्द आ जाए याद रखिएगा, वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है। कठोर शीत, निम्न तापमान, ठंडी हवाएं, बर्फीले तूफान तथा बर्फ के अभाव के कारण यहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति उगने नहीं पाती। केवल ग्रीष्म ऋतु में उगने वाले रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों को छोड़कर कोई अथवा लीचीन के अलावा कोई भी वनस्पति नहीं मिलती है। तो ये हमने देख ली प्राकृतिक वनस्पति। चौथा क्वेश्चन हमारा, एशिया में चाय के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का विवरण कीजिए। एशिया में जनसंख्या वितरण प्रारूप की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। एशिया में खनिज तेल के उत्पाद विवरण एवं व्यापार का वर्णन कीजिए। और भी बहुत सारे मोस्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं या फिर नहीं। और इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा, और ताकि मैं इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द लेके आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।